नमस्कार साथियों, मैं मनीष बिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 7 राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, एक मन पसंदीदा विचार जो कि सभी हर देश के नागरिकों में होता है, जो कि है राष्ट्रवाद। आज उसी अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं, उसी विचार की, उसी विचारधारा की चर्चा हम इस अध्याय में कर रहे हैं और इसी चर्चा के क्रम में आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो हमने लेक्चर 1 कवर कर लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज हम बात करेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद की। आज हमारा मेन टॉपिक जो है वो नेशन एंड नेशनलिज्म है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद है। फिर उसी के उप टॉपिकों में, सब टॉपिकों में साझे विश्वास और इतिहास की चर्चा हम आज करेंगे और बाकी जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद की चर्चा। नेशन एंड नेशनलिज्म, राष्ट्र और राष्ट्रवाद जिसको हम लोग कह रहे हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूं राष्ट्रवाद क्या है तो आप लोगों ने लेक्चर 1 में बड़े अच्छे से समझ लिया कि हमारे देश के प्रति निष्ठा, हमारे देश के प्रति हमारा समर्पण, हमारे देश के प्रति हमारा भाव जो है वो राष्ट्रवाद है। मतलब यह है कि मैं मेरे देश के लिए मर भी जाऊंगा और मार भी दूंगा, ये जो मेरी भावना है ये मेरा राष्ट्रवाद है। मैं मेरे देश के लिए वह हर काम करूंगा जो जिससे कि मेरा देश आगे जाए, ये राष्ट्रवाद है। मेरे देश में मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता बची रहे मेरे देश की, इसके लिए मैं हर काम करूंगा, यह राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद हम बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। हमने यह भी देखा है कि राष्ट्रवाद कहीं जोड़ने का काम कर रहा है तो कहीं पे तोड़ने का काम भी राष्ट्रवाद का है, कहीं पे मिलाने का काम है तो कहीं दूर करने का काम भी राष्ट्रवाद का है। राष्ट्रवाद ने बड़े बड़े देशों को एक कर दिया तो बड़े बड़े साम्राज्यों को तोड़ करके भी रखा है, तो राष्ट्रवाद किस भावना ने रखा है। यह राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म एक बड़ी डायनेमिक और एक बड़ी विस्तार विचारधारा है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। राष्ट्रवाद को हम क्लियर कर चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, किस प्रकार से है, कहां कहां क्या है, सब कुछ हम जान चुके हैं। पर आज हमारा जो मेन फोकस है वो है बेटा राष्ट्र, राष्ट्र देश। हम बहुत बार सुनते हुए आए हैं ये हमारा राष्ट्र है, वो राष्ट्र है, अलाना फलाना ढीमका, इतने राष्ट्र है, इतने देश आज विश्व में है। पर ये जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र क्या है, किससे मिलकर के ये राष्ट्र बनता है, कौन से ऐसे तत्व है जिनसे मिलकर के राष्ट्र नेशन बनता है? तो हम एक शब्द में अगर कहें कि राष्ट्र किससे मिलकर के बनता है तो हम कहेंगे राष्ट्रवाद। जहां राष्ट्रवाद नहीं वहां राष्ट्र नहीं, क्योंकि राष्ट्र में हम कहते हैं कि राष्ट्र किससे है? लोगों से राष्ट्र है। देश जो है वो लोगों से, और लोगों में देश के प्रति अगर भावनाएं नहीं है तो फिर वो तो जितने भी लोग हैं वो तो मुर्दा के समान है, वो तो मरे हुए समान है। तो देश के लोगों में भावनाएं होंगी, देश के प्रति प्रेम होगा, निष्ठा होगा, समर्पण होगा, ये राष्ट्रवाद का भाव होगा। और जब वो राष्ट्रवाद का भाव है वही क्या है, राष्ट्र के निर्माण करता है, राष्ट्र को बनाता है। पर क्या हम इतना सा लिख करके छोड़ देंगे? नहीं, हम पहले जानेंगे कि राष्ट्र क्या क्या नहीं हो सकता है। हमने ये तो मैंने भी आपको बता दिया कि जहां राष्ट्रवाद का भाव है, अगर आपका अपने आप से भाव जुड़ा हुआ है तो वहां राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। परंतु राष्ट्र क्या क्या नहीं हो सकता, जिसको हम सोचते हैं कि राष्ट्र ये भी हो सकता है, राष्ट्र लोगों का समूह है, राष्ट्र में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, इस देश में ऐसा, इस देश में ऐसा, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, एक संविधान होता है, कानून व्यवस्था होती है, ये सब देश राष्ट्र की पहचान है। तो राष्ट्र क्या क्या नहीं है वो पहले हम लोग जानते हैं। जो हम सोचते हैं कि लोगों से मिलकर के राष्ट्र बनता है वो राष्ट्र नहीं है। क्या है राष्ट्र की सही परिभाषा, राष्ट्र होता क्या है, ये नेशन क्या है, और इसमें नेशनलिज्म के जो धारा है वो क्या है, वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जानते हैं कि क्या क्या चीज राष्ट्र नहीं हो सकती, नेशन नहीं हो सकती। राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है, लेकिन ये मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूह अथवा समुदायों से अलग है। देखिए, राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है। आकस्मिक मतलब कोई अचानक बना हुआ, ठीक है, अचानक बना हुआ कोई समूह नहीं है। जैसे हम बहुत सी बार क्या कहते हैं, जैसे अभी भी मैंने कहा राष्ट्र लोगों से मिलकर के बनता है, सही बात है, पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का समूह नहीं। मैंने ये भी कहा कि राष्ट्र लोगों से मिलकर के बनता है, पर उन लोगों में क्या होती है, भाव होता है, ठीक है, समर्पण होता है देश के प्रति। ये भावना ही तो है कि नहीं, मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूं, आई लव माई इंडिया, ठीक है ना। तो हम देश से बड़ा प्यार करते हैं, वो भाव है, और वो भाव है तभी तो हम भारतीय हैं, तभी हम भारत की जय जयकार करते हैं। तो राष्ट्र कोई जनता का एक अचानक बना हुआ कोई समूह नहीं कि हाँ एक समूह बन गया और वो राष्ट्र बन गया, नहीं। ये लेकिन ये कोई मानव समाज में पाए जाने वाले जो अन्य समूह और समुदायों से भी अलग है। पर आप ऐसा सोचते हो जो अलग अलग समूह होते हैं, जो जाति के आधार पर समूह देखते हो, धर्म के आधार पर आप समूह देखते हो, जनजातीय जो ट्राइबल ग्रुप से आप उनके समूह देखते हो, किसी भी प्रकार का जो आप समुदाय समाज में देख रहे हो, उन सभी समूह और उन सभी समुदायों से भी अलग है ये।
तो जब हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्र कोई आकस्मिक समूह नहीं है, ऐसा अचानक बना हुआ समूह नहीं है, और वो उन सभी समूह समुदायों से भी अलग है जिन्हें हम आज देखते हैं, चाहे वो किसी भी आधार पर हमें देखने को मिल रहे हो। ये परिवार से भी अलग है। परिवार तो प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। अब देखिए, जो राष्ट्र है वो परिवार से भी अलग है। परिवार, फैमिली में जितने भी लोग हैं, आज जैसे मैं कहूँ मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, तो मैं मेरी फैमिली के सभी लोगों को जानता हूँ, फेस टू फेस जानता हूँ ना, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। पर हम राष्ट्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, आज 140 करोड़ से ज्यादा भारत की आबादी है, तो क्या 140 करोड़ आबादी को मैं फेस टू फेस जानता हूँ? क्या मैं 140 करोड़ की आबादी से मिला हूं? नहीं मिला। 140 करोड़ की आबादी से छोड़ो, जो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स है, कौन? मेरे विद्यार्थी। मैं तो उनसे ही नहीं मिला अभी तक, उनको ही फेस टू फेस नहीं देखा, तो 140 करोड़ की आबादी तो बड़ी दूर की बात है। पर परिवार में क्या होता है? परिवार में तो हमारा फेस टू फेस कनेक्शन होता है। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे माताजी हैं, ये मेरे भैया, ये मेरे भाभी, इस प्रकार से। तो परिवार में हम सभी को जानते हैं, पर राष्ट्र में हम 140 करोड़ लोगों को नहीं जानते, या जिस भी राष्ट्र की 22 करोड़ 25 करोड़ जनसंख्या होती है, हम सबको नहीं जानते। तो यहाँ पर परिवार से भी जो राष्ट्र की है वो तुलना नहीं करी जा सकती, क्योंकि परिवार में क्या है? प्रत्यक्ष संबंध, आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट रिलेशन कैसे? कि मैं जानता हूं ना, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे वो है, ये मेरे। तो डायरेक्ट हमारा फेस टू फेस रिलेशन, प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित परिवार होता है, जिसमें एक सदस्य दूसरे सदस्य के व्यक्तित्व को, ठीक है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका चरित्र, कैरेक्टर कैसा है, इसके तौर पर व्यक्तिगत जानकारी रखता है। तो आज आपको पता है ना भाई, आपके परिवार में ये व्यक्ति है कैसा है, ये व्यक्ति है वो कैसा है, ये व्यक्ति है वो कैसा है। तो हम परिवार में तो सबको डायरेक्टली जानते हैं, पर राष्ट्र में जितने लोग रह रहे हैं उनको जानते हैं क्या? नहीं जानते। क्या हमारी फेस टू फेस कभी बात हुई है क्या राष्ट्र के सभी लोगों से? नहीं होती है। और अगर मान लीजिए कोई किसी एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आज भारत की 140 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानती है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जानती, पर क्या वो सब 140 करोड़ लोगों को जानते? क्या वो 140 करोड़ लोगों से मिले हैं फेस टू फेस? मैं जैसे ही सामने जाऊं वो मुझे बता दे हाँ ये तो मनीष है। पर अगर मेरी फैमिली का कोई मेंबर आ जाएगा, मोदी जी की फैमिली का कोई मेंबर, द्रौपदी मुर्मू जी की फैमिली का कोई मेंबर आएगा, तो वो बता देगा ना हाँ साहब ये तो मेरी फैमिली का है, परिवार का, क्योंकि उनके साथ डायरेक्ट रिलेशंस रहे हैं। पर राष्ट्र में जो सभी लोग रह रहे हैं उनके साथ हमारा फेस टू फेस रिलेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक भाव है, एक फीलिंग है हमारी, वो भी भारतीय और मैं भी भारतीय, वो भी भारतीय और मैं भी भारतीय। हम सब जुड़े हुए हैं। वो किस तार से जुड़े हुए हैं? हम भारतीय के तार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये चीज देखिए कि जब हम इंडिया के अंदर रहते हैं ना, तो हम कहते हैं साहब मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा। हम इन चीजों का बड़ा गुमान करते हैं, हम बड़ा अहंकार करते हैं इन चीजों का, साहब मेरी जाति के लोग, मेरे धर्म के लोग, मेरी भाषा बोलने वाले लोग, मेरे क्षेत्र के लोग। पर जैसे जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं और अगर वहां पर हमें कोई भारतीय मिलता है, तो हम यही देख करके खुश हो जाते हैं कि साहब भारतीय, ये भी भारतीय और मैं भी भारतीय। वहां पर व्यक्ति फिर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा नहीं देखता, वहां सिर्फ भारतीय भारतीय। अगर यही गर्व हम देश के अंदर रहते हुए भी करेंगे, नहीं साहब हम सभी भारतीय हैं, बाकी बात की बात हमारी जाति, हमारा धर्म, सब कुछ बाद में, भारतीय होने का, तो हम किसी से सबसे मिले नहीं है, पर हम सब पर एक दूसरे पर जो विश्वास रखते हैं उनके आधार पर कि साहब ये भी भारतीय और मैं भी भारतीय, वो भी इंडियन, मैं भी इंडियन। तो भारतीय होने वाला जो भाव है वो भाव जरूरी होता है। तो यहाँ पे परिवार से अलग है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे में जो भाव होगा वो भारतीय वाला भाव है। हम सबसे मिले नहीं है, फिर भी एक भाव है कि हम भारतीय हैं। जैसे यहाँ पर आपको यूएसए का झंडा दिखाया गया है। ये जनजातीय, जाति और अन्य सहगोत्रीय समूह से भी अलग है। इन समूह में विवाह और वंश परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती है। अब देखिए, जो जनजातीय समूह है, जनजातीय समूह का मतलब क्या है? जो ट्राइबल कम्युनिटीज है। अब ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या होता है साहब? इस एरिया में रहने वाला वो एक जनजातीय समूह, तो उनको जोड़ता है कि हाँ साहब हम सारे एक जनजातीय समूह के। जाति का मतलब यहाँ पर क्या है? किसी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, इन किसी भी आधार पर क्या है? एक कनेक्शन रहता है कि साहब ये मेरी कास्ट का व्यक्ति है, ये मेरे रिलीजन का व्यक्ति है, ये मैं जो भाषा बोलता हूं उसका व्यक्ति है। इसके अलावा सहगोत्रीय समूह, जो गोत्र वाले समूह होते हैं, तो इनमें भी क्या है? उसकी तरह भी राष्ट्र नहीं है, क्योंकि वहां पर ये सब भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं जान रहे हैं, उनके बीच में संबंध है, विवाह से संबंध है, वंश परंपरा सदस्य के द्वारा इनके बीच में संबंध है, रिलेशन है, इनके बीच भी कहीं ना कहीं फेस टू फेस कॉन्टेक्ट है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जान पहचान है। परंतु राष्ट्र में
ये राष्ट्र भी नहीं है। तो राष्ट्र क्या नहीं है? राष्ट्र कोई समूह भी नहीं है, राष्ट्र कोई परिवार की तरह भी नहीं है, राष्ट्र किसी जनजातीय जातीय सगोत्रीय समूह से भी अलग है, मतलब वो ये भी नहीं है। तो सवाल बार बार में दिमाग में आता है कि ये राष्ट्र, ये नेशन है तो है क्या? क्या है नेशन? इसको हमें जानना है। और जब हम नेशन को जान जाएंगे तो नेशनलिज्म तो हमारे लिए बड़ा आसान काम हो ही जाएगा। इसीलिए यदि हम सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानते हैं तो भी जरूरत पड़ने पर हम उन सूत्रों को ढूंढ निकाल सकते हैं जो हमें आपस में जोड़ते हैं। अगर हम सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानते हैं तो जरूरत पड़ने पर हम उन सूत्रों को ढूंढ निकाल सकते हैं जो हमें आपस में जोड़ते हो। देखो, अब आपस में जोड़ने का क्या क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको देश के अंदर बताऊं, जोड़ने के लिए क्या है भाई, सबसे पहले तो अपन सब एक भारतीय। उसके बाद व्यक्ति क्या करता है कि जैसे कोई मेरे एरिया में रहता हो तो वहां से जान पहचान निकालने की कोशिश की, उसमें अगर उसकी जाति का या उसका बिल्कुल क्लोज आदमी निकल जाता है तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो हम अगर एक दूसरे को नहीं भी जानते ना तो हम कहीं ना कहीं क्या है, संबंध निकालने का, रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अरे 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 आप भी मनीष सर से पढ़ते हो, अरे मैं भी मनीष सर से पढ़ता हूँ, अरे अरे वाह वाह वाह, वो जो गए है ना। इस प्रकार से जो है, जैसे कभी कभार अजय आप भी वहां रहते हो, अरे मैं भी वही रहता हूँ, वहां कौन सी कॉलोनी में रहते हो, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब क्या बात कर दीजिए भाई साहब, मैं तो उस कॉलोनी में कौन सी गली नंबर, अरे भाई साहब मैं आपकी पीछे वाली गली में तो रहता हूँ, अरे लो भाई साहब अपन तो खास आदमी हो गए, बताओ अपन तो खास है, पड़ोसी अपन तो, आप मेरा काम नहीं करोगे तो फिर कैसा काम चलेगा? ठीक। अरे भाई साहब आपके ऑफिस में वो काम करते हैं, हाँ जी हाँ करते हैं, अरे भाई साहब वो मेरे रिश्तेदार है, अब आप उनके साथ काम करते हो तो आप भी मेरे रिश्तेदार हो, तो अब आप भी मेरा काम करो। तो कहीं ना कहीं हम क्या कनेक्शन बिठा ही लेते हैं। लेकिन राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत नाता जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका आदर करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए क्या बात कही है, तो राष्ट्र के सदस्यों से हम अपने राष्ट्र में अधिकतर सदस्यों से सीधे तौर पर कभी जान नहीं पाते। देखिए आज 140 करोड़ की आबादी है, तो क्या हम पूरी 140 करोड़ की आबादी को जान पाएंगे? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फेस टू फेस हमारा कभी भी डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो कभी नहीं हो पाएगा। फेस टू फेस कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो राष्ट्र में जितने भी सदस्य हैं उन अधिकतर सदस्यों के साथ हमारा कनेक्शन नहीं हो पाएगा, नहीं उनके साथ हमारा वंशानुगत मतलब वंश के अनुसार, जैसे भाई मेरे दादाजी फिर पिताजी फिर मैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं वंश में जुड़े हुए हों, उस वंश में जुड़ा हुआ भी हमारा नहीं निकल पाता है। फिर भी हम सभी राष्ट्र का वजूद है। इतने सारे राष्ट्र, आज इतने सारे देश बने हुए हैं और लोग उनमें रह भी रहे हैं और उन राष्ट्रों का सब आदर भी कर रहे हैं, रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं। मतलब ना हम राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को जानते हैं, ना हम राष्ट्र में जो सभी लोग हैं उनसे ना मिल पाते हैं, ना हमारा कोई वंशानुगत कोई रिश्ता है, ना हमारी कोई जान पहचान है। उसके बावजूद भी हम सभी रह रहे हैं और जिन क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, उस राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लोगों के प्रति आदर का भाव रख रहे हैं। यहां राष्ट्र बन जाता है, यहां नेशन बिल्डअप की बात होती है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं बच्चों, जैसे यहां पर कहा कि हम सभी लोगों से नहीं मिल पाते। एक बार किसी व्यक्ति ने स्टेटस लगाया था और उसने कहा था कि 700 करोड़ की आबादी आज पूरी दुनिया में है, शायद इतनी होगी, और उस 700 करोड़ की आबादी में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों से मिल पाते हैं। जीवन में हम कितने लोगों से मिल पाते हैं? 1000, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000 लोग। उन 10,000 लोगों में से कुछ खास जो होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं जिनसे हमारे बहुत विशिष्ट संबंध होते हैं। हम इन 700 करोड़ की आबादी में 10,000 लोगों से मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों के कुछ कनेक्शंस हैं। क्योंकि आप सोचिए ना कि ईश्वर ने 700 करोड़ की आबादी में से आपको किसी व्यक्ति से मिलाया है। और मैं पर्सनली इस चीज का मतलब मैं जीवन में बड़ा अनुभव करता हूं। मैंने कुछ जगह मैंने ऐसे जीवन में था कि मैं जब 1 या 2 दिन वहां गया हूं, मैं वापस लौट गया, परंतु किस्मत ने मुझे साल, 2 साल, 3 साल बाद वापस उन जगहों पर भेजा है। और मेरा बस ये है कि मेरा जो रोल है वो बदल गया। अगर कहीं पे मैं किसी रोल के दूसरे काम के लिए गया था, मेरा काम में परिवर्तन आ गया, पर मैं लौटा हूं वहां पर उस व्यक्ति के साथ जितने दिनों तक का मेरा संबंध रहना था, मुझे उसके साथ जितना समय बिताना था मैंने उतना समय बिताया। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ईश्वर भी मतलब अगर आपको किसी से मिला रहा है तो 100% आप इस चीज को मान करके चलिए कि उस व्यक्ति के साथ आपके कुछ पिछले कर्मों का बकाया है। ठीक है, ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है कि उससे आपको उस व्यक्ति से मिलाया गया है। क्योंकि हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है बेटा। ऊपर वाले ने सब कुछ लिख रखा है, सब कुछ चल रहा है, इससे मिलना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये नहीं करना, एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हो चुका है। बस हम तो जो जैसे करा रहा है ना भगवान, हम वैसे वैसे करते जा रहे हैं। और बस हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि वो हम सभी के से अच्छा करवाए, अच्छे कामों के लिए मैं मध्यस्थता में भगवान रखे और हमारे जीवन को सफल बनाए। ऐसी मनोकामना अपन जीवन में करते हैं।
आमतौर से यह माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीयता जैसे कुछ एक निश्चित पहचान का सहभागी होता है। अब देखिए, अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है, पर यह भी नहीं होगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राष्ट्र का जो निर्माण है ना, कैसे समूह के द्वारा किया जाता है, जहां पे कोई कुल या भाषा अथवा कोई धर्म या फिर जातीयता का निश्चित पहचान का सहभागी, मतलब एक वहां की पहचान हो कि साहब ये देश इस धर्म के लोगों का, ये देश इस भाषा के लोगों का। पर ऐसा तो नहीं है। कनाडा है, कनाडा में बहुत सी भाषा बोलने वाले, आप सबको छोड़िए भैया, तो भारत की आ जाइए। दुनिया का सबसे पुराने देशों में से, पुराने राष्ट्रों में से एक भारत, दुनिया का सबसे सफलतम लोकतंत्र देशों में से एक भारत। आज इस देश में कितनी भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, तो मतलब क्या फिर वो राष्ट्र नहीं है क्या भारत? इतने धर्मों को मानने वाले लोग रह रहे हैं, तो क्या ये राष्ट्र नहीं है क्या भारत? अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रह रहे हैं, तो क्या ये भारत, ये राष्ट्र नहीं है क्या भारत? तो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ लोगों का मानना है कि एक निश्चित पहचान हो कि साहब इस धर्म, इस भाषा, इस पहचान के लिए लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वही राष्ट्र हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि एक पहचान के साथ राष्ट्र का निर्माण होता है, एक पहचान के साथ देश बनाया जाता है, राष्ट्र बनता है। परंतु अगर ऐसा होता तो फिर तो भारत राष्ट्र नहीं है, अमेरिका भी राष्ट्र नहीं है, वहां पर भी अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, कनाडा भी राष्ट्र नहीं है, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं होगा। ये जैसे आपको अलग अलग झंडे दिखाए गए हैं, अमेरिका का है, फ्रांस का है, लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में है ही नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हो। कई राष्ट्रों की अपनी कोई एक सामान्य भाषा नहीं है। अब पर जैसे ये जो विशिष्ट गुण है कि एक स्पेशल फीचर हो, ऐसा स्पेशल फीचर तो काफी राष्ट्रों में समान रूप से है ही नहीं कि भाई हर राष्ट्र में सिर्फ एक धर्म, एक भाषा बोलने वाले लोग हो। देखो, अगर ऐसा होता है तो हाँ, सिस्टम बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे सिस्टम बड़ा इजी हो जाएगा? एक धर्म को बोलने वाले ही लोग हैं, एक धर्म को मानने वाले ही लोग हैं, तो क्या होगा, जो उनके त्योहार आएंगे उन्हीं त्योहारों पे छुट्टी होगी, किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। एक भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उसी भाषा को बोलेंगे सब, तो दूसरी भाषा के लिए आंदोलन ही नहीं होंगे, तो वो इजी सा माना जाता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भैया एक राष्ट्र में सिर्फ एक भाषा या एक धर्म वाले लोग ही रहते हो। काफी राष्ट्रों की अपनी कोई सामान्य भाषा ही नहीं है, वो काफी भाषाएं वहां पर प्रयोग करी जा रही है। उदाहरण में देखिए, कनाडा का उदाहरण सामने। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषी लोग साथ रहते हैं, तो कनाडा में अंग्रेजी भी बोली जाती है और फ्रांसीसी भी बोली जाती है। भारत में भी अनेक भाषाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न समुदाय द्वारा बोली जाती है। अब आप सबसे बढ़िया उदाहरण भारत का है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग समुदायों के द्वारा बोली जा रही है, ठीक है। अब इस बात से तो आप बड़े अच्छे से परिचित हैं कि इतनी भाषाएं बोलने के बावजूद भारत में सभी लोग जो है मिलजुल करके रह रहे हैं। सबके मन में राष्ट्र के प्रति जो भाव है वो भाव सबके मन में। इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विविधताओं में एकता। भारत की क्या पहचान? विविधताओं में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविध होने के बावजूद, अलग अलग होने के बावजूद भी भारत एक है। अलग अलग भाषाएं पर भारत एक है, अलग अलग धर्मों को मानते हैं पर भारत एक है, अलग अलग संस्कृतियों को मानते हैं पर भारत एक है, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं पर भारत एक है, यूनाइट है भारत। बहुत से राष्ट्रों में उनके जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं है, नस्ल या कुछ जैसी अन्य विशेषताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है। अब बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखिए अमेरिका है, तो अमेरिका में वहां पे सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, कोई अन्य विशिष्टता है या कही जाती है वो भी ना मिले, तब वह क्या है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। अब हम बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पर आ जाते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्र एक समूह भी नहीं है, राष्ट्र एक परिवार भी नहीं है, राष्ट्र कोई वंशानुगत संबंधों का भी नहीं है, राष्ट्र कोई किसी एक विशिष्ट पहचान का भी नहीं है, तो फिर राष्ट्र का निर्माण हो तो हो कैसे रहा है, राष्ट्र कैसे बन रहा है, ये राष्ट्र क्या है, तो वो हम जानते हैं। राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्र क्या होता है? एक काल्पनिक समुदाय होता है, एक इमेजिनरी ग्रुप होता है जिसकी हमने कल्पना करी है, जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। तो ये सामूहिक विश्वास होगा, सभी सदस्यों के बीच में सामूहिक विश्वास है, उनकी आकांक्षाएं होंगी। उनकी आकांक्षाएं, आज हम सभी भारतीयों की क्या आकांक्षाएं कि हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने, हमारा भारत विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी में गिना जाए, ये हमारी आकांक्षा है, हमारी सबकी इच्छा है। कल्पनाओं के सारे, हमारी कल्पना है भारत ऐसा हो, भारत ऐसा हो, भारत ऐसा हो, इन सभी के सारे हम लोग जी रहे हैं। मतलब मैं सीधी सी बात अगर एक शब्द में आपको कहूं तो राष्ट्र के प्रति भाव होना, राष्ट्र के प्रति भाव होना कि साहब ये मेरा राष्ट्र है, मेरा देश है। और आपने कक्षा 10 तक पढ़ा है राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद आपने पढ़ा, क्या है? भावनाएं जोड़ी गई है, भावनाएं जोड़ी गई, भारत माता की छवि बनाई गई और दर्शाया गया कि उठो,
और भारत माता के लिए लड़ो। भाव, माँ के लिए लड़ना है, माँ के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा भाई, भागो, माँ के लिए लड़ना, भगाओ ब्रिटिशर्स को। भाव जगह मेरा भारत है, मेरी भारत माता, ये भाव जगह। भाव बड़ा आवश्यक होता है बेटा। जहां पर भावनाएं नहीं होती, जहां पर फीलिंग्स नहीं होती, वहां सब कुछ बेकार है। और इसी बात पे मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव श्री ओम प्रकाश जी महाराज की एक बात याद आती है। जब उन्होंने हमें दीक्षा प्रदान करी, हमें शिष्य बनाया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा गुरु शिष्य का संबंध ऐसा संबंध है, गुरु शिष्य को शिष्य मान ले और शिष्य गुरु को गुरु मान ले। भाव होना चाहिए, गुरु के मन में ये भाव होना चाहिए कि हाँ ये मेरा शिष्य है, और शिष्य के मन में ये भाव होना चाहिए कि ये मेरे गुरुदेव है। और गुरु के मन में हमेशा शिष्य के प्रति 3 भाव रखो। क्या क्या? दया का भाव, हमेशा गुरु को शिष्य के प्रति दया भाव से ही देखना चाहिए। क्षमा का भाव, शिष्य कितनी गलती कर दे, अगर उसको पश्चाताप हो जाता है, गलती उसको लगती है कि मैंने गलती करी है, तो उसको क्षमा कर दे। अपनेपन का भाव, अपने शिष्य में किसी भी प्रकार का बिना भेदभाव करे उसे अपना समझ करके शिक्षित करे, ये गुरु के मन में भाव होने चाहिए। फिर मैंने पूछा, गुरुदेव शिष्य के मन में गुरु के प्रति क्या क्या भाव हो? तो बोला, गुरु शिष्य के मन में भी 3 भाव। सम्मान का भाव हो, मतलब शिष्य हमेशा गुरु के प्रति सम्मान की दृष्टि रखे। पूरा जमाना अगर आपके गुरु के खिलाफ भी हो जाता तो आपके मन में गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए कि मेरा गुरु गलत नहीं कर सकते। समर्पण का भाव, गुरु के प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए, जो गुरु कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कोई दुनिया बोले अरे अरे तेरे गुरु ने तेरे साथ गलत कर दिया, बोले कोई बात नहीं, मेरे साथ करा है, भग जाए, मेरे गुरु ने करा, मैं समर्पित हूं उनके प्रति। और गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरे गुरुदेव कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ करके ही कर रहे हैं। तो ये भाव होता है, फीलिंग होती है। कोई भी रिश्ता होता है तो उसमें क्या होती है? फीलिंग्स ही तो होती हैं, भावनाएं तो होती हैं। तो यहां पर भी तो क्या है, हम हमारे देश के साथ भाव ही तो जोड़ रहे हैं। मेरा देश, मेरा देश, हमारा देश, ये भावना क्या है? ये भावना ही तो राष्ट्रवाद है, ये फीलिंग्स ही तो राष्ट्रवाद है। तो कहीं ना कहीं देश बनते हैं, राष्ट्र बनते हैं तो भावनाओं से बनते हैं। उसमें सामूहिक विश्वास होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे आकांक्षाएं होती है, हमारी सबकी, हमारी कल्पनाएं हमारी होती हैं, ये राष्ट्र निर्माण करती हैं। ये कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं, जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं। ये कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन पर समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं, मतलब पूरा समुदाय उस पर बनता है, जिससे वो अपनी पहचान कायम करते हैं। आइए हम राष्ट्र के बारे में लोगों की कुछ मान्यताओं को पहचानने और समझने की कोशिश करें। तो देखिए, अब यहाँ पर हम लोग 5 मान्यताओं की चर्चा करेंगे या और पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम नेशन की बात कर रहे हैं, नेशन। तो राष्ट्र में 5 चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली जो चीज है बच्चों वो क्या है? साझा विश्वास। साझा विश्वास मतलब हम सभी का एक दूसरे पे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और विश्वास किस आधार पर? इसका आधार पर नहीं कि मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरे रंग का है, मेरी आर्थिक स्थिति का है, मेरे क्षेत्र का है, नहीं। किस आधार पर? ये भी भारतीय, मैं भी भारतीय, ये भी अमेरिकन, मैं भी अमेरिकन। ये जो साझा विश्वास है, विश्वास वाली जो फीलिंग है वो होनी चाहिए। उसके बाद हम इतिहास से जुड़ते हैं कि साहब हमारा इतिहास, भारत का इतिहास, गौरवमय इतिहास, हम हिस्ट्री से जुड़ते हैं। और कक्षा 10 में आपने पढ़ा था, भारत के राष्ट्रवाद में जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि हमारे महापुरुषों ने भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए भारत के गौरवमय इतिहास के बारे में उनको बताया। लोक कथाएं उनको सुनाई, उनको इतिहास के चर्चे सुनाई कि देखो साहब हमारा भारत का इतिहास ऐसा इतिहास रहा है, और तुम कैसे, किनके गुलाम बन के, जिनका कोई इतिहास नहीं, तुम ऐसे इतिहास तुम लोगों का रहा है और तुम गुलाम बन ही नहीं सकते, कैसे होंगे? तो इतिहास से लोगों को कहा जाता है, इतिहास से लोग जुड़े हुए होते हैं। साझा विश्वास, इतिहास। तीसरा आता है भू क्षेत्र बेटा, मतलब हम एक जमीन के क्षेत्र से, मतलब ये हमारा भू क्षेत्र है, ये हमारा भारत है, ये अमेरिका है, इस प्रकार से। फिर हम बात करते हैं साझा राजनीतिक आदर्श की। साझा राजनीतिक आदर्श। साझा राजनीतिक आदर्श क्या है? हमारे कुछ पॉलिटिकल, कुछ वैल्यूज हैं, मूल्य हैं कि हमारा देश कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा, क्या होगा, कौन सी व्यवस्थाएं चलेंगी, कौन सी नहीं चलेंगी, ये सब कुछ। और फिर एक आता है हमारे साझा राजनीतिक पहचान। साझा राजनीतिक पहचान, हम सभी की एक राजनीतिक पहचान है, और वो क्या है कि हम सभी भारतीय हैं। तो अब आज के लेक्चर में हम अब भी जो कवर करेंगे वो इन 2 को करेंगे,
साझा विश्वास को और इतिहास को, और फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम इन 3 को कवर करेंगे। भू क्षेत्र को, ये यहाँ पे साझा गलत लिख दिया है, साझा राजनीतिक आदर्श को और साझा राजनीतिक पहचान को, इन 3 को कवर करेंगे। ठीक है, फिर हमारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए साझा विश्वास की बात कर लेते हैं। कोई भी रिलेशन होता है, उस रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास है तो सब कुछ है। और जैसा मैं बहुत सी बार कहता भी हूं बच्चों को कि बच्चों, हर व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, प्यार करने वाले लोग आते हैं कि साहब वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, प्यार करने वालों की संख्या कभी कभार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि हमने ज़्यादा तरक्की कर ली, हो सकता है हम ठीक से उनके साथ समय नहीं बिता सके, तो वो उनकी संख्या कम हो जाती है। कभी कभार जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे से नफरत भी करते हैं, अब वो नफरत करने वालों की संख्या कभी कभार और बढ़ जाती है। पर प्यार करने वालों की संख्या कम हो जाए, बिंदास रहो, कोई चिंता वाली बात। नफरत करने वालों की संख्या बढ़ जाए तो भी बिंदास रहने का, कोई चिंता वाली बात। पर विश्वास करने वालों की संख्या कभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्यार करने से जो नफरत करने लगा है वो एक बार फिर प्यार करने लग जाएगा, नफरत करने वाला भी प्यार करने लग जाएगा। पर जिसका एक बार विश्वास टूट जाता है वो वापस जीवन में विश्वास नहीं करता। तो विश्वास बड़ी चीज है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। और यहाँ पर तो जो हम रिश्ता जोड़ रहे हैं वो देश के साथ, राष्ट्र के साथ जोड़ रहे हैं कि साहब मेरा राष्ट्र है। विश्वास यहाँ पे बड़ी चीज है, ये भी भारतीय, मैं भी भारतीय, तो हमें इस भारतीय के भाव पर खड़ा उतरना है कि हाँ साहब ये भी भारतीय, तो मैं इसकी मदद करूंगा। हमें मदद जाति धर्म व्यक्ति देख करके थोड़ी करनी है, ये भी भारतीय, मैं भी भारतीय, इसलिए मदद होनी चाहिए। तो साझे विश्वास से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, एक हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, एक विश्वास रहता है, उससे हम जुड़े हुए हैं। पहला, राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र पहाड़, नदी या भवनों की तरह नहीं होते जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनका स्पर्श महसूस कर सकते हैं। राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। कैसे बनता है? विश्वास, ट्रस्ट के द्वारा बनता है। राष्ट्र कोई पहाड़ नहीं है, नदी नहीं है, कोई भवन नहीं है जिनको हम देख सके और जिनको स्पर्श करके हम महसूस कर सके, नहीं। राष्ट्र ये सभी नहीं है। राष्ट्र तो इससे बड़ी एक कल्पना है जहां पर हम सभी विश्वास के साथ, एक विश्वास के धागे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे ऐसी चीजें भी नहीं है जिनका लोगों को विश्वासों से स्वतंत्र अस्तित्व हो, और ऐसी चीज भी नहीं है जिनका लोगों के विश्वास से स्वतंत्र अस्तित्व हो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्र और लोग दोनों अलग अलग है, नहीं, लोगों का विश्वास ही राष्ट्र का अस्तित्व है। ठीक है, लोगों के विश्वास से स्वतंत्र अस्तित्व हो, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल स्वतंत्र हो, लोगों के विश्वास से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के विश्वास से ही राष्ट्र बनता है। ठीक है, कि साहब मेरा राष्ट्र, हमारा देश। किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना उनके शारीरिक विशेषताओं या आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है। यह समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का प्रमाण है, जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है। देखिए, अब जब हम किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना, ठीक है, हम राष्ट्र की संज्ञा देते हैं, तो उनकी कोई शारीरिक विशेषता या आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है। ये तो भविष्य के लिए, कि भविष्य में हमारी जो सामूहिक पहचान है, हमारा जो नजरिया है, उसका प्रमाण है कि साहब हमारी ऐसी सामूहिक पहचान होगी। ये हमारा स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षा है कि हम एक स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व के साथ जिए। एक मतलब हमारा अस्तित्व हो, राजनीतिक हो, और वो स्वतंत्र हो, वो किसी के दबाव में ना हो। जैसे कि हमने ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाई तो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व हम हमारा चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने राजा से आज़ादी पाई, वो चाहते थे कि नहीं साहब हमारी जो भाषा के लोग हैं, वो हम सब जो लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से रह सकें। ये ऑस्ट्रिया हंगरी टूटा, क्यों टूटा? क्योंकि साहब हम स्वतंत्र राजनीतिक इकाई चाहते हैं और हमारा जो अस्तित्व है उसको बनाए रखना चाहते हैं। इस मायने में राष्ट्र की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब लोगों के ऐसे समूह से है जो एक साथ काम करते या खेलते हो। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वे स्वयं को एकीकृत समूह मानते हो। अब आप राष्ट्र की तुलना, नेशन की तुलना किससे कर सकते हो? नेशन की तुलना आप टीम से कर सकते हो। टीम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेलने वाली टीम नहीं है, कुछ भी काम, जैसे मैं आज उदाहरण आपको लर्निंग शेयर का देता हूँ। आज पूरी टीम है, टीचर्स की टीम है, एडिटिंग की टीम है, नोट्स बनाने वालों की टीम है, टाइपिंग करने वालों की टीम है, कॉलिंग की टीम है, इन सबको मिलकर के बनती है लर्निंग शेयर की टीम। आज एक बात बताइए, क्या सिर्फ मेरे रिकॉर्ड करने से ही काम होगा? क्या नहीं होगा। अगर मैं रिकॉर्ड करके रख दूं और वीडियो एडिटिंग टीम एडिट ना करे तो फिर काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या जरूरी है कि पहले तो जो मेरी पीपीटीज बनाते हैं या मैं बनाता हूं या कंटेंट मेरे पास जहां से टाइप होकर के आता है, उनका और मेरे बीच में अच्छे संबंध हो, मतलब उनका मुझ पर विश्वास और मेरा उन पर। नहीं साहब, सर भी लर्निंग शेयर टीम के और मैं भी लर्निंग शेयर टीम का,
फिर जो मैम मेरे वीडियोस एडिट करते हैं उनके और मेरे बीच में भी अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए। नहीं साहब, लर्न एंड शेयर टीम। तो टीम में क्या है, एक विश्वास है कि हाँ साहब ये हमारी टीम के मेंबर है, ये भी लर्न एंड शेयर के सदस्य और हम भी लर्न एंड शेयर के सदस्य। और उस समय फिर सब बात फालतू है कि ये वहां का ये यहाँ का, हम क्या है लर्न एंड शेयर के सदस्य हैं। यहाँ पे लर्न एंड शेयर के लिए काम करना है और लर्न एंड शेयर को आगे ले जाने का ही मकसद सदैव, और बच्चों के बेहतरी के लिए काम करने के लिए यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। उद्देश्य है सबका कि बच्चों का बेहतर होना चाहिए। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, और मेरे फादर कहा करते थे कि बेटा जहाँ हम काम करते हैं ना वहाँ पर वो दूसरा परिवार होता है। सच में लर्न एंड शेयर की जो टीम है वो पूरे परिवार की तरह है, और जितना आप लोगों का प्यार मिलता है वो तो बिल्कुल गजब का है। तो नेशन टीम की तरह आप देख सकते हैं, जहाँ पे सबको क्या है मिलजुल करके काम करना पड़ता है, सबको मिलजुल करके रहना पड़ता है, और स्वयं को एकीकृत समूह मानते हैं। एकीकृत समूह मतलब पूरा एक हुआ हुआ समूह है, पूरा एक हुआ हुआ जो ग्रुप है वो हम लोग मानते हैं। अगर वे अपने बारे में इस तरह नहीं सोचते तो एक टीम की उनकी हैसियत जाती रहेगी और वे खेल खेलने या काम करने वाले महज अलग अलग व्यक्ति रह जाएंगे। अब मान लो कोई एक क्रिकेट की टीम है, अब क्रिकेट की टीम में वो सोचो रहे नहीं 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 उसको तो मैं आउट करवाऊंगा, नहीं अच्छा इसने देख मुझे ऐसा बोला था ना वहां पर, अब देख इसको आउट करवाता हूँ, भाग 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 भाग, अरे नहीं नहीं जाओ, आउट हो गया, बदला ले लिया, टीम हो जाएगी। अच्छा वो उसने मुझे आके समझा, मुझे बताएगा बॉलिंग कैसे करवानी, अरे रुक तेरी तो, ये आसान आसान सी बैट्समैन को यूं छक्के मार मार के हरा दिया। तो अगर हम सब में ये जो आपसी विश्वास है, साझा विश्वास है, ये खत्म हो जाएगा तो भैया फिर टीम तो गई टीम का तो कोई नामो निशान नहीं बचेगा, हारती जाएगी, बाहर होती जाएगी। तो इसलिए राष्ट्र में भी क्या है, आपसी विश्वास, साझे विश्वास होना बड़ा जरूरी है। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि एक दूसरे के साथ हैं। देखो यहाँ पर हम एक नारा दे सकते हैं, एक सबके लिए और सब एक के लिए। ये चीज है, मैं हूं, मैं सबके लिए हूं, सभी भारतीय हैं उनके लिए, और सभी जो हो वो एक के लिए भी। मतलब हम सबको एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करके चलना चाहिए। यही जो भाव है ये राष्ट्र का भाव है। अब हम बात कर लेते हैं इतिहास की, हमारी हिस्ट्री, या जिसको मैं हाई स्टोरी कहता हूं। दूसरा, जो लोग अपने को एक राष्ट्र मानते हैं उनके भीतर अपने बारे में बहुत स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। यानी राष्ट्र खुद को इस रूप में देखते हैं जैसे वे बीते अतीत के साथ साथ आगत भविष्य को समेटे हुए हो। देखो अब हर देश का एक अपना इतिहास होता है, एक हिस्ट्री वहाँ की होती है, वहाँ की एक स्टोरी होती है। हर देश का अपना एक इतिहास है। जब अपना इतिहास है तो उस इतिहास के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि सब अपन सब इसी इतिहास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारा सबका जो इतिहास है वो सबका एक इतिहास है, एक हमारा हिस्ट्री है, उससे कनेक्शन करने की बात होती है, जिसमें हम बीते अतीत को तो देखते ही हैं पर उसी इतिहास के साथ हम आने वाला जो भविष्य है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। वे देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए साझी स्मृतियों, किंवदंतियों, ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना के जरिए अपने लिए इतिहास बोध निर्मित करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, इतिहास में कुछ अभिलेख होते हैं, मतलब कुछ बातें जो लिखी हुई हो स्टोन्स में सबके, इनके द्वारा हम क्या है काफ़ी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि साहब देखो हमारा वहाँ से वहाँ तक साम्राज्य फैला हुआ था, भारत का साम्राज्य वहाँ से वहाँ तक फैला हुआ था, भारत का व्यापार वहाँ से वहाँ तक हुआ करता था, भारत के संत महात्माओं की जो अप्रोच है वहाँ तक हुआ करती थी, वहाँ तक उनका नॉलेज डिलीवर हुआ करता था। तो ये हमारा क्या है, हमारा इतिहास है, और उन इतिहास से ही हम खुद को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रवादियों ने यह दावा करने के लिए एक सभ्यता के बतौर भारत का लंबा और अटूट इतिहास रहा है, और यह सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता भारतीय राष्ट्र की बुनियाद है। देश की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत तथा अन्य उपलब्धियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो यह साक्ष्य तो सही कर लीजिएगा, ये फॉन्ट का कभी कभार मिस्टेक हो जाता है। तो क्या कहा, भारत के राष्ट्रवादियों ने एक सभ्यता के तौर पे, एक सिविलाइजेशन के तौर पे, और आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो सभ्यता रही इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता रही। भारत का लंबा और अटूट इतिहास रहा है, तो भारत का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और अटूट इतिहास जो कभी टूटा नहीं, एक गजब का इतिहास भारत का रहा है। सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता भारतीय राष्ट्र की बुनियाद रही। सभ्यता मूलक, सभ्यता का मतलब क्या होता है, हम सिविलाइज्ड लोग हैं, जिनको सच में जीने का ढंग आता है, जिनको जीने का तरीका है, उसको हम क्या कहते हैं, सभ्य व्यक्ति कहते हैं। तो सभ्यता मूलक निरंतरता लगातार हमारे देश में रही, एकता ये भारतीय राष्ट्र की क्या रही है, बुनियाद रही है। देश की जो प्राचीन सभ्यता है और जो सांस्कृतिक विरासत है, जो संस्कृति से चली आ रही है, उन सभी अन्य उपलब्धियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था राष्ट्रवादियों के द्वारा।
उदाहरण स्वरूप जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, हालांकि भारी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन हर जगह एकात्मकता की वह जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक साथ जोड़े रखा, चाहे हमें जो भी राजनीतिक भविष्य या दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो। तो जवाहरलाल नेहरू जी अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखते हैं कि हाँ, भारी रूप से लोगों में विविधता रही होगी, जिसमें मैंने कहा विविधता में एकता। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा विविधता थी, अनगिनत विभिन्नताएं थी, अलग अलग थे हम लोग, डिफरेंसेस थे हम लोगों में, लेकिन उसके बावजूद भी एकात्मकता की जबरदस्त छाप थी। हम सब एक थे, सब हम भारतीय, ठीक है, और युगों युगों तक साथ जोड़े रखने का काम करा, चाहे जिसमें हमने भविष्य अच्छा देखा हो और चाहे हमें दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो, पर हम सभी साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। तो राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र बनता है भावनाओं से, राष्ट्र बनता है विश्वास के भाव से, राष्ट्र बनता है अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को याद करने वाले भाव से, और राष्ट्र बनता है हमारी एकता से, हमारी यूनिटी से, और इस विश्वास पे कि हम सभी भारतीय हैं। और फिर मैं कहता हूं डॉक्टर अम्बेडकर के कोट के साथ, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम पहले और अंत में भारतीय हैं। और इसी के साथ जो आज का हमारा ये लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।